इस वीडियो के अंदर हम अमेरिका के सैन्य अभियानों के बारे में पढ़ेंगे, जिनके अंतर्गत ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, ऑपरेशन इन्फिनाइट रिच, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। तो चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले आज जो आता है हमारा ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। इस समय जो अमेरिका के राष्ट्रपति होते हैं उनका नाम होता है जॉर्ज बुश सीनियर। तो देखिए मैं आपको बता दूं डायरेक्टली, जो अमेरिका जो है इराक के खिलाफ युद्ध छेड़ता है। इसके अंदर कैसे देखिए समझिए, उसका रीजन क्या है सबसे बड़ा, कि जो इराक के जो तानाशाह शासक हैं जिनका नाम है सद्दाम हुसैन, वो क्या करते हैं 1990 में जो उनका एक पड़ोसी देश होता है जिसका नाम है कुवैत, उस पर कब्जा कर लेते हैं। तो अमेरिका उससे स्वतंत्र करवाने के लिए कुवैत को क्या करता है, 34 देशों की बहुराष्ट्रीय सेना को कुवैत को स्वतंत्र कराने के लिए लगभग कम से कम उसके अंदर 6,70,000 सैनिक होते हैं जो इराक के खिलाफ युद्ध छेड़ते हैं। ये जो युद्ध था ये इराक और अमेरिका के गठबंधन सेनाओं के बीच में लड़ा गया था, जैसे कि आप इसके अंदर पढ़ सकते हैं आसानी से। और इस युद्ध को हम प्रथम खाड़ी युद्ध, कंप्यूटर युद्ध, वीडियो गेम वार भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, देखिए प्रथम खाड़ी युद्ध कहा जाता है इस युद्ध को क्योंकि पहला युद्ध था ये उस समय जहाँ पर ये युद्ध लड़ा गया है। दूसरा कंप्यूटर युद्ध इसलिए कहा गया है क्योंकि इस समय आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया गया था इसके अंदर। वीडियो गेम वार इसलिए कहा गया है क्योंकि इस समय जो ये युद्ध हो रहा था इसको डायरेक्टली प्रसारण किया गया था लाइव, वो भी टेलीकास्ट टीवीओ के माध्यम से। इसी के साथ जो हमारा नेक्स्ट आता है ऑपरेशन इन्फिनाइट रिच। तो इस समय जो अमेरिका के राष्ट्रपति होते हैं उनका नाम बिल क्लिंटन होता है, ये 1998 में होते हैं। तो इसके अंदर देखिए ध्यान से समझिए, जो हमारा पॉइंट आता है कि जो नैरोबी है, नैरोबी ध्यान रखना केन्या की राजधानी है, दार एस सलाम जो है तांजानिया की राजधानी है। यहाँ पर अमेरिका के दूतावास हैं जिन पर विस्फोट होता है, ठीक है, विस्फोट होता है। तो इसका जिम्मेदार अमेरिका डायरेक्टली बोलता है कि अल-कायदा इसका जिम्मेदार है। तो अमेरिका क्या करता है, अमेरिका के राष्ट्रपति होते हैं बिल क्लिंटन, अल-कायदा के ठिकानों पर परमाणु प्रक्षेपास्त्र की आज्ञा दे देते हैं कि भाई इन पर हमला कर दिया जाए। तो जिस कारण क्या होता है, अमेरिका के जो अफगानिस्तान, सूडान है, उन जगहों पर क्रूज मिसाइलों से हमले किए जाते हैं। तो इस तरह अमेरिका जो है इन आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए इस प्रकार से हमले करता है। इसी के साथ जो हमारा आगे आता है ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। इस समय जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे उनका नाम था जॉर्ज डब्ल्यू बुश, ठीक है, जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे। ये 11 सितंबर 2001 की घटना है ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। तो देखिए इसको समझने से पहले हम समझते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर क्या होता है और पेंटागन क्या है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो विश्व की अर्थव्यवस्था को नियंत्रण में रखता है और उसका पूरा संचालन अपने अंडर में करता है, इसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कहा जाता है। इसी के साथ पेंटागन क्या है, पेंटागन प्रतिरक्षा विभाग है अमेरिका का, जो पूरे विश्व के अंदर रक्षा का वचन देता है पूरे विश्व के सभी लोगों के लिए। तो इसी के साथ देखिए ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम जो होता है इसमें क्या बात होती है, क्या होता है, देखिए 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है और पेंटागन है उस पर जबरदस्त आतंकवादी हमला होता है। वो कैसे, देखिए मैं बताता हूँ। 19 अल-कायदा आतंकवादी 4 एरोप्लेन को हाईजैक कर लेते हैं, अपने कब्जे में कर लेते हैं, जिनमें से 2 एरोप्लेन को तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हटा दिया जाता है, यानी पूरी बिल्डिंग पर पूरी तरह 2 एरोप्लेन को टकराया जाता है। और जो तीसरा एरोप्लेन है उसको पेंटागन पर, और चौथा जो एरोप्लेन था वो पेंसिल्वेनिया की एक खेत था उसमें गिरा दिया जाता है। इनके सभी एरोप्लेन के अंदर पैसेंजर होते हैं। 11 सितंबर 2001 को अगर टोटल बात करें तो 3000 लोग मारे गए थे इस वाले हमले में। तो देखिए ये एक आतंकवादी हमला था। तो अमेरिका ने पूरी तरह सोचा कि भाई इसका जिम्मेदार अल-कायदा हो सकता है। तो अमेरिका ने क्या करा, इसी का परिणाम स्वरूप अमेरिका ने इस बदले की कार्रवाई करते हुए अल-कायदा तथा अफगानिस्तान के जो तालिबान शासक था उसके विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया और युद्ध की घोषणा कर दी। इसी के साथ मैं आपको बताऊं कि जो अन्य देश थे उन्होंने अमेरिका को रोकने का प्रयास करा कि युद्ध ना करो, लेकिन अमेरिका ने किसी भी देश की कोई ना सुनी और बिल्कुल भी उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन फिर भी अमेरिका ने उसके खिलाफ युद्ध किया क्योंकि अमेरिका यहाँ पर पहली बार आतंकवाद के खिलाफ खड़ा हुआ था और आतंकवाद के विरुद्ध सामने आया था। इसी के साथ
अमेरिका तालिबान तथा अलकायदा को पूरी तरह समाप्त नहीं कर पाया, मतलब पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ, लेकिन उसकी शक्ति को कमज़ोर जरूर कर दिया था। लेकिन देखिए यहाँ से इन्होंने, अमेरिका ने इसकी शक्ति को तो कमज़ोर किया, साथ में अमेरिका की भी शक्ति कुछ कमज़ोर हुई है, क्योंकि अमेरिका जो इतना शक्तिशाली था कि भाई जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, पेंटागन है, भाई इतने बड़े जो विभाग हैं ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था के लिए, अब भाई इस पर एक आतंकवाद ने हमला कर दिया, तो ये अमेरिका के लिए भी उसकी शक्ति पर चोट लगी है बहुत बड़ी। इसी के साथ देखिए मैं आपको बता दूं साथ में कि जो अमेरिका है इसने ये भी देखा कि जो जो आतंकवाद को पूरी तरह बढ़ावा दे रहे थे, उनका सहयोग कर रहे थे जो जो देश, उनके खिलाफ भी अमेरिका ने क्या करा, अमेरिका ने एक्शन लिया और उन पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगाए। ठीक है, अब आता है ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश होते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है इस इराकी फ्रीडम का, कि व्यापक विनाश के हथियारों का विनाश करना और सद्दाम हुसैन को मारकर आतंकवाद को नियंत्रित करना। लेकिन अमेरिका कुछ और ही मतलब होता है। पहले तो देखिए इसे समझते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने मार्च 2003 में व्यापक विनाश के हथियारों का आरोप लगाकर इराक के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया, मतलब उस पर आरोप लगाया और उसके खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। इसमें बता दूं कि जो संयुक्त राष्ट्र था उसने बिल्कुल भी इसको स्वीकृति प्रदान नहीं की थी, क्योंकि देखिए आज के समय अगर कोई भी देश युद्ध करता है तो उसे स्वीकृति प्राप्त होनी जरूरी है, किसकी, संयुक्त राष्ट्र संघ की। लेकिन देखिए इसने स्वीकृति प्रदान नहीं की, लेकिन फिर भी अमेरिका ने इसके खिलाफ युद्ध छेड़ा। साथ में सुरक्षा परिषद ने इसकी काफ़ी कड़ी निंदा की, कड़ी आलोचना की। इसी के साथ अमेरिका ने इराक शासक सद्दाम हुसैन को हटाकर कठपुतली सरकार बना दी, लेकिन अमेरिका वहाँ शांति स्थापित नहीं कर पाया। लेकिन शांति भी स्थापित नहीं कर पाया। कठपुतली सरकार का मतलब क्या होता है वो चीज़ समझो, मतलब एक देश जैसे इराक हो गया, वहाँ पर अमेरिका अपनी सरकार वहाँ स्थापित कर देगी और अमेरिका अपनी जगह पर रहते हुए भी उस देश की पूरी संसाधन, अर्थव्यवस्था, राजनीति सब अपने हाथ में रखती है। इसको कठपुतली सरकार कहते हैं। तो देखिए अब इसके बाद जो बात आती है कि अमेरिका जो है उसने अपने उद्देश्य जो थे, कुछ छुपे हुए उद्देश्य भी थे उसके, वो कौन से उद्देश्य थे वो चीज़ समझते हैं। अमेरिका द्वारा इराक के तेल संसाधनों पर कब्जा, देखिए आगे सबसे बड़ी बात यही थी कि अमेरिका जो था वो चाहता था कि भाई उसके अंदर जितने भी तेल के संसाधन हैं उनको अपने कब्जे में कर लिया जाए, और कठपुतली सरकार जब स्थापित कर देगा वहाँ पर तो भाई अपने अनुसार सब कुछ कर सकता था। तो इसी के साथ देखिए यहाँ पर परिणाम निकलते हैं सबसे बड़े। क्या परिणाम, कि इराक युद्ध के बाद विश्व स्तर पर अमेरिका और शक्तिशाली हो गया। मतलब जब ये युद्ध हुआ तो इसके अंदर समझ गया पूरा विश्व कि अमेरिका कितना शक्तिशाली है, और अमेरिका पूरी तरह से और ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है। जहाँ एक ध्रुवीय विश्व बनता है ना, उसी के साथ अमेरिका का वर्चस्व और तेज़ी से और विकसित हो जाता है। इसी के साथ हमारा जो आगे पॉइंट आता है, विश्व और अधिक एक ध्रुवीय हो गया। मतलब विश्व तो एक ध्रुवीय बन गया, दूसरा कोई देश अब यहाँ पर आ नहीं सकता है जो अमेरिका को चुनौती दे सके। लेकिन फिर भी हम इसको नेक्स्ट चैप्टर के अंदर समझेंगे कि अमेरिका के वर्चस्व को चुनौती कैसे दी जा सकती है। ठीक है, तो थैंक यू टू वॉच।